हेलो व्यूअर्स, जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि हम दुनिया भर में हो रहे ज़रूरी मुद्दों पर गहराई से रिसर्च करते हैं, इसलिए अपनी इन डेप्थ रिपोर्ट्स जारी रखने और आपकी जानकारी और ज्ञान बढ़ाने के लिए हमारे पास यूएस और चीनी डीप स्टेट्स पर कुछ ज़रूरी ऑब्जर्वेशन हैं जो भारत में डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को बहाल करने के लिए तथा मोदी शासन को कमजोर कर हटाने के लिए इंडो पैसिफिक में स्ट्रेटेजिक मैन्यूवर्स ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं, यानी कि पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यूएस और चीन दोनों भारत को एक बड़े मार्केट के तौर पर देखते हैं और वे ये भी जानते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी बहाल करने से पूरी आबादी को आर्थिक रूप से फायदा होगा और इसलिए चीनी और अमेरिकी दोनों कंपनियां भारतीय आबादी की आर्थिक तरक्की से फायदा उठा सकती हैं। चीनी और अमेरिकी दोनों डीप स्टेट देख रहे हैं कि मोदी शासन में सिर्फ दो बिजनेस घराने आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं और नहीं तो भारत की पूरी आबादी फाइनेंशियल संकट का सामना कर रही है और यह बात उन दोनों के लिए फायदेमंद नहीं है। दोस्तों, यह एक बहुत ही गहरी रिसर्च वाला टॉपिक है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसे आखिर तक समझें और इससे पहले कि हम इस जरूरी टॉपिक पर और डिटेल में बात करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि दुनिया भर में हो रहे इस तरह के अच्छी तरह से रिसर्च किए गए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो दोस्तों, इंडो पैसिफिक इलाका ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का केंद्र बन गया है, जहां आज के जमाने की दो बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन साउथ एशिया पर अपना दबदबा बनाने के लिए अपनी डीप स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी मुश्किल जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी के केंद्र में भारत है, जो 1.4 बिलियन लोगों का देश है, एक उभरता हुआ पावर हाउस है और एक स्ट्रेटेजिक अहम हिस्सा है। दोस्तों, दोनों सुपर पावर सिर्फ रीजनल कंट्रोल के लिए होड़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि डेमोक्रेसी को बहाल करने की आड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने का टारगेट बनाकर भारत के पॉलिटिकल माहौल को नया आकार देने के लिए एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं। हालांकि उनके इरादे अपने फायदे में हैं, लेकिन उनके कामों का संभावित नतीजा अनजाने में भारत के नागरिकों को फायदा पहुंचा सकता है, जिन्होंने मोदी के शासन का खामियाजा भुगता है, जिसके बारे में कई लोगों का तर्क है कि इसने डेमोक्रेटिक संस्थाओं को कमजोर किया है और आम आदमी की कीमत पर अदानी और अंबानी जैसे क्रोनी कैपिटलिस्ट को अमीर बनाया है। ये लेख अमेरिका और चीनी गहरे राज्यों की गुप्त रणनीतियों को उजागर करता है और पता लगाता है कि कैसे उनके भू राजनीतिक खेल लाखों भारतीयों की आकांक्षाओं के साथ संरेखित हो सकते हैं, जो अधिक न्यायसंगत और लोकतांत्रिक भविष्य की तलाश कर रहे हैं। दोस्तों, भारत के अहंकार को सहलाने के लिए एशिया प्रशांत से पुनः ब्रांडेड किया गया इंडो पैसिफिक वह मंच है जहां अमेरिका और चीन प्रभाव का एक उच्च दांव वाला खेल खेल रहे हैं। अमेरिका अपनी खुफिया एजेंसियों जैसे CIA और रणनीतिक संस्थानों के माध्यम से और चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI और आर्थिक उत्तोलन के माध्यम से। दोनों को ही यह अच्छी तरह पता है कि दक्षिण एशिया, जिसके केंद्र में भारत है, 21वीं सदी में वैश्विक प्रभुत्व की कुंजी रखता है। भारत की जनसांख्यिकीय शक्ति, आर्थिक क्षमता और रणनीतिक स्थान इसे अपरिहार्य बनाते हैं। पाकिस्तान, ग्वादर, श्रीलंका, हम्बनटोटा, मालदीव, म्यांमार, कोको आइलैंड, बांग्लादेश, नेपाल और यहां तक कि भूटान में स्ट्रेटेजिक पोर्ट और असर हासिल करके चीन ने भारत के चारों ओर एक फंदा बुना है। पाकिस्तान चीन के ऑर्बिट में मजबूती से है, जिसमें ग्वादर ब्री का एक बेस स्टोन है। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, जो 99 साल के लिए लीज पर है, और मालदीव के आइलैंड बीजिंग के कंट्रोल में है। म्यांमार का कोको आइलैंड, जिसमें 3 km की एयर स्ट्रिप है, और बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ने पकड़ को और मजबूत कर दिया है। नेपाल और भूटान के कुछ हिस्से, खासकर डोकलाम के बाद, तेजी से चीन के दायरे में आ रहे हैं, जिससे भारत की रीजनल मैन्यूवरेबिलिटी कम हो रही है। दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी भारत को रोकने और यह पक्का करने के लिए बनाई गई है कि वह चीन के एशिया सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर में एक सेकेंडरी प्लेयर बना रहे। पीछे न रहने के लिए यूएस ने अपनी खुद की ऑक्टोपस वेब बनाई है, जो दक्षिण एशिया को चीन की पकड़ से छीनने और साथ ही भारत को घुटने टेकने की एक काउंटर स्ट्रेटजी है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी नींव रखी थी,
लेकिन ट्रंप के दूसरे टर्म ने इस अप्रोच को और तेज कर दिया है। अस के डीप स्टेट ने यह मानते हुए कि एशिया की सदी साउथ एशिया पर टिकी है, निर्भरता का जाल बनाने के लिए सिस्टमेटिक तरीके से भारत के पड़ोसियों के साथ फिर से जुड़ाव बनाया है। दोस्तों, ये सिर्फ चीन का मुकाबला करने के बारे में नहीं है, ये पक्का करने के बारे में है कि मोदी के अंडर भारत अमेरिकी दबदबे को चुनौती देने वाली एक आजाद ताकत के तौर पर न उभरे। द अमेरिकन ऑक्टोपस, भारत के पड़ोसियों को फंसाना। दोस्तों, यूएस ने साउथ एशिया पर फिर से कब्जा करने के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं। पाकिस्तान, जो कभी एक अहम साथी था, बाइडेन के टर्म के दौरान चीन की तरफ चला गया और यूएस और पाकिस्तानी नेताओं के बीच 4 साल तक कोई सीधी बातचीत नहीं हुई। ट्रंप की वापसी ने इसे उलट दिया है। पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अमेरिकी हितों के साथ जुड़ गए हैं। ग्वादर से 100 किलोमीटर दूर पसनी पोर्ट को अब अरब सागर में यूएस नेवल बेस के लिए टारगेट किया गया है। ये चीन और भारत दोनों का मुकाबला करने का एक कदम है। अफगानिस्तान यूएस के हटने के बाद एक और फोकस है, जिसमें ट्रंप पाकिस्तान और इनडायरेक्टली भारत पर दबाव बनाने के लिए बगराम एयरबेस पर नजर गड़ाए हुए हैं। दोस्तों, मालदीव में यूएस अपना असर दिखाने के लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के लोन का इस्तेमाल करता है, ऐसी शर्तों के साथ जो अमेरिकी स्ट्रेटेजिक लक्ष्यों का पालन पक्का करती हैं। चीनी कर्ज के बोझ तले दबे श्रीलंका को आईएमएफ के बड़े बेलआउट के जरिए वापस खींचा गया है, जिससे कोलंबो असल में यूएस के इकोनॉमिक कंट्रोल में आ गया है। दोस्तों, बांग्लादेश एक चौंकाने वाला मामला है। शेख हसीना को हटाना, जिन्होंने भारत और चीन के बीच बैलेंस बनाया, और यूएस सपोर्टेड मोहम्मद यूनुस को बिठाना एक बदलाव का इशारा है। कहा जाता है कि यूएस सेंट मार्टिन आइलैंड और मोंगला पोर्ट पर नजर गड़ाए हुए है, स्ट्रेटेजिक एसेट्स को सुरक्षित करने के लिए इकोनॉमिक लेवरेज का इस्तेमाल कर रहा है। नेपाल को भी यूएस की $900 मिलियन की मदद से चीन के ऑर्बिट से बाहर निकाला गया है, लगभग 75,000 करोड़ रुपए, जिससे काठमांडू की डिपेंडेंसी पक्की हो गई है। म्यांमार का रखाइन इलाका, जो अराकान आर्मी का घर है, एक और ऐसा इलाका है जहां यूएस चीन के ब्री को कमजोर करना चाहता है और इनडायरेक्टली भारत पर दबाव डाल रहा है। भूटान, जो थोड़ा चीन के असर में है, उसे बीजिंग के साथ पूरी तरह से जुड़ने से रोकने के लिए मनाया जा रहा है। दोस्तों, ये कई तरह का नजरिया भारत के चारों ओर एकदम घोंटने वाला जाल बनाता है। हर पड़ोसी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, या तो यूएस पर निर्भर है या उसके साथ है, जिससे भारत अलग थलग पड़ रहा है और उसका इलाकाई असर कम हो रहा है। मोदी को टारगेट करना एक जियोपॉलिटिकल और घरेलू मेल। दोस्तों, यूएस और चीन के बड़े देश अपनी दुश्मनी के बावजूद एक ही मकसद रखते हैं, मोदी को हटाकर अपने फायदों के हिसाब से ज्यादा सही सरकार बनाना। आज के लिए मोदी का अमेरिकी हुक्मों को पूरी तरह मानने से इनकार, रूस के साथ उनके रिश्ते और आर्थिक आत्मनिर्भर भारत के लिए उनका जोर उन्हें एक बोझ बनाता है। इस बीच चीन ब्री के लिए मोदी के विरोध, गलवान और डोकलाम में उनके अड़ियल रवैये और भारत के बढ़ते ग्लोबल कद को अपने क्षेत्रीय दबदबे के लिए खतरा मानता है। दोनों ताकतें, दोस्त, अपने सपनों को लोकतंत्र बहाल करने की बातों में छिपाती हैं, लेकिन उनका असली मकसद कंट्रोल करना है। अमेरिका भारत पर दबाव बनाने के लिए आर्थिक युद्ध का इस्तेमाल करता है। सजा देने वाले टैरिफ, आम चीजों पर 50%, दवाओं और फिल्मों पर 100%, भारत की एक्सपोर्ट पर चलने वाली अर्थव्यवस्था को निशाना बनाते हैं। H-1B वीजा पर पाबंदियों से इस सेक्टर पर असर पड़ा है, जो भारत के ग्लोबल असर का एक अहम हिस्सा है। ईरान में भारत का एक अहम प्रोजेक्ट चाबहार पोर्ट को कमजोर कर दिया गया है, जिससे भारत की स्ट्रेटेजिक पहुंच कम हो गई है। क्वाड, जिसे कभी चीन का मुकाबला करने वाला बताया जाता था, उसे ट्रंप ने किनारे कर दिया है, जिन्होंने इसे कॉफी टेबल गठबंधन कहकर खारिज कर दिया था, जब भारत ने सिर्फ एक मोहरा बनने से इनकार कर दिया था। इसके बजाय अमेरिका ने भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान,
बांग्लादेश और नेपाल का लाभ उठाया और यह सुनिश्चित किया कि ये दबाव में रहे। चीन, दोस्तों, भारत के पड़ोसियों में आर्थिक दबाव और रणनीतिक निवेश के माध्यम से अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, जिससे भारत सीमा तनाव और क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता में व्यस्त रहता है। गलवान संघर्ष और डोकलाम गतिरोध ने भारत चीन दरार को चौड़ा कर दिया, जिसका अमेरिका ने खुद को भारत का सहयोगी बनाने के लिए फायदा उठाया। केवल बाद में जब भारत की उपयोगिता कम हो गई तो पाकिस्तान और अन्य की ओर मुड़ गया। लोकतंत्र की कहानी, एक सुविधाजनक बहाना। दोस्तों, लोकतंत्र बहाल करने की कहानी एक धुंधला आवरण है। अमेरिका भारत के मीडिया नियंत्रण, न्यायिक चुनौतियों और चुनावी प्रक्रियाओं की आलोचना करता है, जबकि पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसे सहयोगियों में समान मुद्दों को नजरअंदाज करता है। दोस्तों, लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट में सरकार बदलने के अपने इतिहास के साथ यूएस भारत को एक और टारगेट के तौर पर देखता है, जहां आर्थिक पाबंदियां और डिप्लोमेटिक दबाव राजनीतिक उथल-पुथल का रास्ता बनाते हैं। चीन का तरीका ज्यादा चालाक है। वह भारत के बाहरी इलाकों को अस्थिर करने के लिए आर्थिक निर्भरता का इस्तेमाल करता है, जिससे मोदी सरकार पर अंदरूनी दबाव बनता है। भारत का घरेलू संकट, मोदी का शासन जांच के दायरे में। दोस्तों, जबकि यूएस और चीन की रणनीतियां जियोपॉलिटिकल स्वार्थ से प्रेरित हैं, मोदी सरकार को अस्थिर करने की उनकी क्षमता बढ़ते घरेलू असंतोष के साथ जुड़ी हुई है। कई लोगों का तर्क है कि मोदी के कार्यकाल ने भारत के लोकतांत्रिक ताने बाने को कमजोर किया है। मीडिया की आजादी पर रोक लगा दी गई है। प्रेस की आजादी के इंडेक्स में भारत की रैंकिंग खराब है। न्यायिक आजादी की जांच हो रही है और चुनावी प्रक्रियाओं की कथित हेरफेर के लिए आलोचना की गई है। सबसे जरूरी बात, दोस्तों, मोदी की इकोनॉमिक पॉलिसी को कई लोग गौतम अदानी और मुकेश अंबानी जैसे क्रोनी कैपिटलिस्ट के पक्ष में देखते हैं, जिनके एम्पायर तेजी से बढ़े हैं जबकि आम लोग संघर्ष कर रहे हैं। पोर्ट, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में फैले अदानी के ग्रुप और टेलीकॉम, रिटेल और एनर्जी में अंबानी के दबदबे को अच्छे कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलेटरी छूट जैसी सरकारी पॉलिसी से फायदा हुआ है। इस बीच भारत के आम नागरिक बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और असमानता का सामना कर रहे हैं। दौलत का अंतर बढ़ गया है। अदानी और अंबानी ने दौलत कमाई है जबकि लाखों लोग गरीबी में फंसे हुए हैं। दोस्तों, आम आदमी को लूटने से गुस्सा बढ़ता है, जिससे यूएस और चीन की डेमोक्रेटिक बहाली की बातें निराश लोगों को पसंद आने लगती हैं। भारत के नागरिकों के लिए एक अच्छी बात, दोस्तों, जब यूएस और चीन के बड़े देश अपने जियोपॉलिटिकल एजेंडा पर काम कर रहे हैं, तो उनके कामों से अनजाने में भारत के नागरिकों को फायदा हो सकता है। मोदी को हटाना, भले ही विदेशी हितों के लिए किया गया हो, एक ऐसी सरकार का रास्ता बना सकता है जो डेमोक्रेटिक मूल्यों और बराबर विकास को प्राथमिकता दे। एक नई लीडरशिप जो क्रोनी कैपिटलिज्म की छाया से मुक्त हो, संस्थानों को मजबूत कर सकती है, मीडिया की आजादी बहाल कर सकती है और आम लोगों की आर्थिक शिकायतों को दूर कर सकती है। दोस्तों, अगर मोदी को हटाया जाता है तो अदानी और अंबानी का कब्जा टूट सकता है और आम नागरिक की भलाई के लिए रिसोर्स को रीडायरेक्ट किया जा सकता है। बेहतर हेल्थ केयर, शिक्षा और नौकरी के मौके। भारत की इकोनॉमी जो 40% विदेशी व्यापार पर निर्भर है, यूएस या चीन से पूरी तरह अलग नहीं हो सकती, लेकिन एक ज्यादा डेमोक्रेटिक सरकार बेहतर शर्तों पर बातचीत कर सकती है, ग्लोबल पार्टनरशिप को राष्ट्रीय हितों के साथ बैलेंस कर सकती है। पर निर्भरता कम करके, दोस्तों, क्रोनी ड्रिवन पॉलिसी के तहत भारत अपनी इट काबिलियत और युवा आबादी का इस्तेमाल सबको साथ लेकर चलने वाली ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए कर सकता है और यह पक्का कर सकता है कि डेवलपमेंट का फायदा जमीनी स्तर तक पहुंचे। नतीजा, घरेलू फायदों वाला एक जियोपॉलिटिकल गेम। दोस्तों, यूएस और चीन के बड़े देश इंडो पैसिफिक में एक खतरनाक गेम खेल रहे हैं। वे भारत को घेरने और कंट्रोल करने के लिए अपने अपने जाल बुन रहे हैं, अमेरिकन ऑक्टोपस और चीनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। मोदी को हटाने का उनका मकसद अपने फायदे से है। यूएस चीन का मुकाबला करने के लिए एक बात मानने वाला भारत चाहता है, जबकि चीन एशिया पर हावी होने के लिए एक कमजोर भारत चाहता है। फिर भी, दोस्तों,
ये जियोपॉलिटिकल चाल भारत के नागरिकों के लिए एक छिपी हुई ब्लेसिंग हो सकती है। मोदी के शासन, जिसमें कमजोर डेमोक्रेटिक संस्थाएं और अदानी और अंबानी के प्रति तरफदारी की पहचान है, ने कई भारतीयों का मोहभंग कर दिया है। असमानता और आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहे आम आदमी को एक ऐसे नेतृत्व से फायदा होगा जो डेमोक्रेसी को फिर से बहाल करे और बराबर ग्रोथ को प्राथमिकता दे। जैसे जैसे सुपर पावर अपनी पकड़ मजबूत कर रही हैं, दोस्तों, भारत के लोगों को अपनी जगह वापस पाने का मौका मिल सकता है। अपने देश को क्रोनिज्म और तानाशाही के चंगुल से निकालकर एक बेहतर, ज्यादा डेमोक्रेटिक भविष्य बनाना है। ये गेम ग्लोबल है, लेकिन दोस्तों, जीत भारत के नागरिकों की हो सकती है। एक बात तो पक्की है दोस्तों कि मोदी काल में न सिर्फ भारत में लोकतंत्र कमजोर हुआ है, बल्कि हमारी शक्ति भी कमजोर हुई है, आर्थिक ताकत गिरी है। अभी का ताजा उदाहरण है कि चीन के समर्थन से पाकिस्तानी उग्रवादियों ने भारत में घुसकर भारत के निहत्थे नागरिकों को मार डाला, लेकिन अभी तक मोदी सरकार ने बदले में कुछ नहीं कर सकी। वहीं अमेरिका ने अपनी सोशल मीडिया की ताकत से नेपाल में जेनजी युवाओं के माध्यम से सरकार उखाड़ फेंकी और अमेरिकी पकड़ नेपाल में मजबूत कर लिया और मोदी सरकार मुंह ताकते रह गई। कुल मिलाकर अमेरिका या चीन मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंकना चाहती है, लेकिन इसमें फायदा भारत के नागरिकों का होगा, क्योंकि मोदी सरकार हटते ही भारत में न सिर्फ लोकतंत्र मजबूत होगा, बल्कि भारत के लोगों की आर्थिक एवं अंतर्राष्ट्रीय पकड़ भी सत्य रूप से मजबूत होगी। हमारे समझदार दर्शकों, हम जरूरी मुद्दों और टॉपिक को आपके सामने साफ और समय बचाने वाले तरीके से लाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, इसलिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारी टीम को मोटिवेट करें और इस जरूरी टॉपिक पर अपने विचार भी कमेंट करें। प्लीज हमारी वेबसाइट vopglobal.org पर जाएं और अपनी आवाज उठाएं। साथ ही हमारी वेबसाइट पर मौजूद अपना वॉलंटियर प्रेस कार्ड डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ें और अपने विचार और खबरें शेयर करें। टीम डिजिटल मीडिया एशिया, वॉइस ऑफ द पीपल इंटरनेशनल।